पीछे लाइट जली है, जला तो दो, बंद कर दो। कौन सा कैलेंडर दिखने दे। हम्म, हाँ खुला रहने। कार्की जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, आ रही है। मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो, आ, मेरी आवाज आ रही है? हेलो, हेलो। आपकी आवाज नहीं आ रही है। बंद कर रखा है। आपका माइक शायद ऑफ है। हेलो, एक यूपी। तो आ रही होगी आवाज? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही हाँ, धन्यवाद। सॉरी, आप ओके ओके। थोड़ा आ, इसको मैं इनको बंद करता हूँ। तो थोड़ा सा वेट कर रहे हैं, हमारे साथ एक जुड़ रहे हैं, प्रांजल नौडियाल जी हैं, तो उनको 2 मिनट के लिए मैं अभी आपसे है। कोशिश जी करता जी। हूँ। चलिए, शुरू करते हैं। अभी मेरी आवाज क्लियर है ना? जी जी जी। जी। हम्म, नमस्कार साथियों, हमारे साथ श्री चंद्रशेखर कारगेती जी हैं। चंद्रशेखर कारगेती जी के बारे में थोड़ा परिचय मैं दे दूं। वैसे आप लोग जो अधिकतर अखबारों के थ्रू जुड़े रहते हैं, वो चंद्रशेखर कारगेती जी के लेख पढ़ते होंगे, जानते होंगे, और उनके किए गए कामों के बारे में उन्होंने पढ़ा ही होगा। चंद्रशेखर कारगेती जी अधिवक्ता हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता कह सकते हैं आप, नैनीताल हाईकोर्ट वरिष्ठ न्यायालय के, अधिवक्ता नहीं, साथ ही साथ अधिवक्ता एक हूँ। एक्टिविस्ट भी है। जिस विषय को हम लोग आज लेकर आ रहे हैं आपके सामने, वो विषय है जो उत्तराखंड के मूल निवास की मांग। इस विषय पे चंद्रशेखर कारगेती जी ने बहुत काम कर रखा है, जिसके कानूनी पक्ष की बात करें, वैधानिक पक्ष की बात करें, और इस पे उनका किया हुआ एक लंबा कार्य है। तो आज चंद्रशेखर कारगेती से हम इसी विषय पे बातचीत करेंगे, अ, अ, कारगेती जी से। तो जो पहला ये है कि कारगेती जी, ये पूछना चाहता हूँ कि क्या ये जो अ, अभी हम देख रहे थे कि जैसे हम लोग मूल निवास की बात कर रहे हैं, जो सॉरी माफ कीजिएगा, मूल निवास पे बहुत लंबा चौड़ा उनका काम है कारगेती जी का। तो मूल निवास पे जो अचानक से हम लोग तो आए नहीं है। इस राज्य बनने की जो है अवधारणा मूल निवास पे बनी हुई है कि यहाँ पे जो पहाड़ी लोगों ने एक
पहाड़ी राज्य के लिए जो आंदोलन किया था वो अब तक अ, वो उसका जो आधार था कि यहाँ पे जो यहाँ के निवासी हैं, जो पहाड़ के निवासी हैं, उनको अधिकार मिले। वो अधिकार मिल पाया है कि नहीं मिल पाया है, ये अचानक से आया मुद्दा तो है नहीं। इसके बारे में एक संक्षिप्त आप जानकारी चाहेंगे मूल निवास कहाँ कमी रह गई इस राज्य के बनने में, मूल निवास कैसे नहीं आ पाया और मिला तो क्या आधा-अधूरा मिला? तो आजकल हम स्थायी निवास हमें मिलता है मूल निवास की जगह, उसकी कमियाँ और मूल निवास मिलने से हमें क्या हो मिल जाएगा? हम ऐसा क्या नया नया मिलेगा? इन सब के बारे में संक्षिप्त जानकारियाँ आपसे चाहेंगे। बेसिकली मैं थोड़ा सा मूल निवास और निवास में फर्क थोड़ा सा करना चाहूंगा कि हम पर चर्चा को आगे बढ़ाएं इन सब तक कि इसकी शुरुआत होती है अगर हम लॉज को छोड़ दें और मूवमेंट पे आए कि भाई हम लोगों ने अलग उत्तराखंड राज्य क्यों मांगा था। क्योंकि हम लोग सभी जैसा जानते हैं, जिन्होंने पढ़ा है या नई पीढ़ी जिसने नहीं पढ़ा है, उनकी जानकारी के लिए थोड़ा सा बता दूं कि हमारे यहाँ पे अलग राज्य की मांग जो है वो कोई 90 की दशक की नहीं थी। ये मांग जैसे ही हमारा देश आजाद हुआ, आजाद होने के कुछ वर्षों के बाद में जब पीसी जोशी हमारे एक एक्टिविस्ट और राजनेता हुआ करते थे, जिनकी राष्ट्रीय राजनीति में दखल था, उनके द्वारा सबसे पहले ये मुद्दा उठाया गया। उसके साथ साथ में फिर ऋषि वल्लभ सुंदरयाल थे, नारायण दत्त सुंदरयाल जी थे, वो समय समय पर इन चीजों को उठाते रहे, लेकिन एक ये संगठित मुद्दा नहीं बन पाया। बेसिकली हमारी राज्य की जो मूवमेंट की नींव पड़ी, वो नींव तो पहले ही पड़ चुकी थी, लेकिन जैसे ही मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई और उसको लागू करने का सवाल जहां पे आया, वहां पे राज्य आंदोलन और ज्यादा तेज हुआ। वहां पर आकर के ये अवधारणा बनी कि अगर ये लागू हो जाता है तो हम लोगों के लिए कुछ नहीं बचेगा। बेसिक सवाल जो हमारे राज्य का आया वो यहां से आया। अब मैं आता हूं मूल निवास के ऊपर। बेसिकली जब हमारा राज्य का गठन हुआ था, तो राज्य का गठन होने में दो एक्ट, यूपी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जिसको हम उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम बोलते हैं। जब भी कोई स्टेट नया फाउंड होता है, किसी एक नए राज्य से अलग कोई स्टेट फाउंड होती है, तो उसके लिए एक पेरेंट असेंबली जो होती है, उसमें बिल लाया जाता है, उस बिल को पास किया जाता है, देन सेंटर में भेजा जाता है, सेंटर के दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा में पास होगा, और राष्ट्रपति महोदय जब उसको अपनी मंजूरी दे देते तो एक नया राज्य का गठन होता है। तो उस राज्य का स्वरूप कैसा होगा, क्या क्या उस राज्य की नीतियां होंगी, क्या वो पुराने राज्य को फॉलो करेगा, क्या नए कानून लाए जाएंगे, किन किन में क्या क्या नीति निर्देशक तत्व होंगे, ये सारी एक स्टेट की पॉलिसी में उसका जो पेरेंट एक्ट होता है जिससे वो अलग बनता है, उसके अंदर सारा सब कुछ समाहित होता है। तो इसमें भी हमारा जो एक्ट बना, यूपी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000, इसके अंदर दो सेक्शन थे, सेक्शन 24 एंड सेक्शन 25। बेसिकली मूल निवास का जो मुद्दा आता है हमारे राज्य के अंदर, ये इन दो धाराओं से आता है। जो उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम है, उसकी दो धाराएं हैं, 24 और 25। 24 जो धारा है वो अनुसूचित जाति का जो ऑर्डर है उसके लिए आता है, और 25 आता है अनुसूचित जनजाति के लिए। तो इनके जो राइट रिजर्व किए गए थे वो भारतीय संविधान में का जो ऑर्डर है 1950 का, जहां से हमारा संविधान लागू हुआ, उस डेट से उनके अधिकारों को, उनकी क्या क्या कौन कौन सी जातियां उसमें सम्मिलित होंगी, क्या होगा कैसा होगा, कोई भी राज्य भारत में नया बनेगा जहां इनके अधिकारों की बात होगी वो सन 1950 से मानी जाएगी कि उनका अधिवास कहां से माना जाएगा। उस राज्य के अंदर जो जातियां होंगी वो जातियां उस राज्य में जो उनका शेड्यूल कास्ट ऑर्डर है और शेड्यूल ट्राइब का ऑर्डर है वो कहां से सम्मिलित होगा। तो उसकी कट ऑफ डेट आती है 1950। अब मैं थोड़ा सा मूल निवास पर आता हूं कि जब भी हम बात करते हैं हमारे
आपस में ग्रुप में या पॉलिटिकल स्टेट में या लीगल एस्पेक्ट में हम बात करते हैं, तो हम मूल निवास के लिए कट ऑफ डेट मानते हैं 1950 की। ठीक है, तो ये जो 1950 की हम जो हमारे जितने भी हमारे संगठन आंदोलन कर रहे हैं या जो भी लोग हैं जो इस बात को मानते हैं कि भाई मूल निवासियों के अधिकार जो है प्रोटेक्ट होने चाहिए, तो यहाँ पे जब SC/ST के लिए आपने अधिवास की डेट जो है कट ऑफ डेट है, कट ऑफ ईयर है, वो 1950 माना है, तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है राइट टू इक्वलिटी, तो दूसरों के लिए क्या व्यवस्था होगी? तो दूसरों के लिए आप उनके लिए 1950 करें और दूसरों के लिए अपनी एक कोई मनचाही डेट को फिक्स कर ले या मनचाही ईयर को फिक्स कर ले, वो राइट टू इक्वलिटी का वायलेशन। तो जब किसी भी राज्य के निवासियों का अधिवास का निर्धारण किया जाएगा, अधिवास मतलब है जिसको हम हमारी देशज भाषा में या लोकल सरोकारों की भाषा में मूल निवास बोल रहे हैं, वो अधिवास की ईयर है। ठीक है, तो ये 1950 माना गया है। तो जब SC/ST के लिए वो 1950 माना गया है, तो उस राज्य के जो दूसरे निवासी हैं उनके लिए भी 1950 ही बेस होगा। अब बात आती है कि क्या ये मुद्दा उत्तराखंड में ही रहा या हम यहाँ पे कुछ अपने आप को राज्य निर्माण के बाद में जो 23 सालों का हमारा अब तक का इतिहास रहा है, उस इतिहास में क्या जो राज्य के बनाने के ऑब्जेक्ट थे, जो हमारे ड्रीम थे, या जो लोगों ने उस समय के जो मूवमेंट में थे या जिन्होंने की आवाज उठाई थी और जिन हितों को लेकर के उठाई थी, उन 23 सालों में वो हमारे हित संरक्षित रह पाए या नहीं रह पाए, इस बात को लेकर के जब आवाज उठती है तो शायद हमारे सोचने में यह आता है कि भाई हमारी ज्योग्राफिकल कंडीशन स्टेट की अलग अलग है, तो हम शायद इसलिए मूल निवास की मांग कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं तो मैं यहाँ पे ये क्लियर करना चाहूंगा कि जो मूल निवास का मुद्दा है, ये उत्तराखंड का ही मुद्दा नहीं रहा है। सबसे पहले ये मुद्दा उठा 1977 से। शायद बहुत कम लोगों को जानकारी होगी कि मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र का जो पहला मामला उठा वो 1977 में महाराष्ट्र में उठा, और उस समय की महाराष्ट्र सरकार जो थी उसने केंद्र सरकार के जो दिशा निर्देश थे कि भी जो कट ऑफ डेट है वो 1950 मानी जाएगी, और जो उस डेट में महाराष्ट्र का निवासी था वही महाराष्ट्र का मूल निवासी माना जाएगा। तो इस आदेश को महाराष्ट्र सरकार और भारत सरकार का जो ये आदेश था, इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, और सुप्रीम कोर्ट की जो संवैधानिक पीठ थी जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन बेंच पे कहते हैं, 5 या 5 जजों से ऊपर की जो संवैधानिक पीठ होती है, उसमें चुनौती दी गई। तो संवैधानिक पीठ ने इस मामले में जो जजमेंट दिया और राष्ट्रपति ने जो आदेश जारी किया, तो राष्ट्रपति ने इस मामले में 2 आदेश जारी किए थे, एक 6-8 अगस्त को, एक जारी किया था 6 सितंबर 1950 के नोटिफिकेशन को, जिससे कि जो हमारे यूपी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में भी लिया गया है। तो उसमें ये कहा गया था कि वो जो नोटिफिकेशन है उस तिथि को, मतलब 8 अगस्त और 6 सितंबर 1950 की नोटिफिकेशन की तिथि को, जो व्यक्ति जिस राज्य का स्थायी निवासी था, अब बड़ा ध्यान से सुनिएगा इसको, कि जो व्यक्ति उस डेट को जिस राज्य का स्थायी निवासी था वही उस राज्य का मूल निवासी जारी किए। ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का जजमेंट है। ठीक है, अब इसके इतर हमारे यहाँ पे जब सारी चीजें हुई और राज्य बनने के बाद में
जो रिशेड्यूल होना था शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट का, वो लिस्टिंग 2012 तक नहीं हो पाई थी। तो इन चीजों को लेकर के, इन इश्यूज को लेकर के ऑनरेबल हाई कोर्ट में अलग अलग पिटीशन आई हुई थी। तो जो 1950 का वर्तमान में जो हमारे यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है कि भी मूल निवास हो या स्थायी निवास हो, जो स्थायी निवास का वर्तमान पैटर्न, वर्तमान जो नोटिफिकेशन है, वो उसी याचिका की थी जी, जिसमें कट ऑफ डेट 1985 निर्धारित की गई। अब वो 1985 कहां से आई, कैसे आई, ये थोड़ा सा लीगल एस्पेक्ट है, आम आदमी उन चीजों को इतना नहीं समझ पाता और हमारी चर्चा में भी वो विषय नहीं होना चाहिए। तो जैसे ही वहां पे ये पिटिशनर थी, तो इनमें 2 पिटिशन थी जिनमें स्पेशल अपील दायर की गई थी। एक पवार साहब की थी और एक पिटिशन जो थी वो रविंद्र जुगरान जी की थी। तो जो जियो उस समय का जारी किया गया, जियो नंबर 11/18/2013 का है, ये 2 अप्रैल 2013 को। तो ये जियो जो जारी किया गया, ये उस समय के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे एस राजू, तो उन्होंने ये शासनादेश जारी किया और उन शासनादेश में 10.10 कंडीशन लिखी गई थी। ठीक है, उस 10 कंडीशन में से जो कंडीशन नंबर 4 थी, उसमें उन्होंने थोड़ा सा मूल निवासी को ये लिखा गया कि मूल निवासी को उस समय विचार में जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने के क्रम में विचार और उपयोग में नहीं लिया जाएगा। यहां से ये मैटर अलग बना। तो वहां पे भी उन्होंने ये कंडीशन इस जियो में रखी थी कि जो शासनादेश है, इसमें जो प्रावधान निर्गत किए गए हैं, ये शासनादेश के प्रावधान जो है वो माननीय उच्च न्यायालय में जो 2 स्पेशल अपील दाखिल की गई है, अपील संख्या 296/2012 त्रिवेंद्र सिंह पवार बनाम राज्य, वह दूसरी अपील स्पेशल अपील थी 420/2012 रविंद्र जुगरान बनाम राज्य। इसमें जो अंतिम निर्णय आएगा उसके अधीन रहेंगे। अब उन स्पेशल अपील में आज के दिन में क्या निर्णय आया, क्या नहीं आया, ये भी एक डिबेट का विषय है, लेकिन उनका निर्णय आने से पहले ही गवर्नमेंट इतनी जल्दीबाजी में थी उस समय में कि उन्होंने इस जियो को इंप्लीमेंट कर दिया और वहीं से जा करके जो पुराने मूल निवास वगैरह प्रमाण पत्र हमारे राज्य में बनते थे, वो बनने बंद हो गए और उनकी जगह स्थायी निवास प्रमाण पत्र का कॉन्सेप्ट बाहर निकल। तो ये तो एक इंट्रोडक्शन था कि कैसे क्या सब कुछ हुआ है। बाकी इसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे जैसे हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे तो फिर उसमें बात करेंगे। अभी क्या हुआ कि मूल निवास आंदोलन जिसे हम बोल रहे हैं, महारैली 24 दिसंबर को परेड ग्राउंड से देहरादून में होनी है। अब जब ये एक नेगी जी का उसमें हमारे संदेश आया, माननीय नरेंद्र सिंह जी नेगी जी का, और तमाम उत्तराखंड के कलाकार या जो विभिन्न वर्ग के विभिन्न वर्गों में हैं, चाहे वो कलाकार हैं, चाहे व्यवसायी हैं, चाहे विभिन्न प्रकार के पेशों में हैं, जब उनके तमाम मैसेज या वीडियो मैसेज आने लगे तो हड़बड़ी में सरकार ने ये एक नोटिफिकेशन आया सरकार का कि जिनका मूल निवास नहीं है उनसे, जिनका मूल निवास है उनसे स्थायी निवास ना माना जाए। तो मतलब अगर इस राज्य में क्या राज्य बनने के बाद कोई मूल निवास प्रमाण पत्र मिलता था? जैसे सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया कल, DIPR यूके के अगर आप उस पर देखें तमाम एक नोटिफिकेशन शासनादेश जारी कर दिया गया कि जिनका एक लिख के हड़बड़ी में जिसे सरकार ने कर रखा है अभी उत्तराखंड सरकार ने, कि जिनका मूल निवास है उनसे स्थायी निवास ना मांगा जाए। तो मेरा प्रश्न यही है, क्या इस राज्य में मूल निवास मिलता है? तो यह क्या इस सरकार का ये जो शासनादेश है भ्रमित करने वाला नहीं है कि आपको जब राज्य में मूल निवास मिलता ही नहीं है तो आदमी कैसे प्रस्तुत करेगा? तो इसी संदर्भ में थोड़ा क्या है, मतलब अभी किस प्रकार का हमें आइदर डोमिसाइल मिल रहा है
या वो रेजिडेंशियल वाला प्रमाण पत्र मिल रहा है, वो मूल निवास का मिल रहा है या स्थायी निवास का, जिसे हम अधिवास का वो प्रमाण पत्र मिल रहा है? इसके बारे में थोड़ी जानकारी देंगे ताकि जो कल सरकार ने जो स्टंट खेला है उसके बारे में हमें लोगों को जानकारी मिल सके। देखिए, ऐसा है, हमारे राज्य निर्माण से पहले यूपी में जब हम लोग थे तो उस समय निवास प्रमाण पत्र भी जारी होता था और वो एक फॉर्मल था, उसका कोई ऐसा कुछ नहीं था, उसमें सीधा सा एक सर्टिफिकेट मिलता था, ये इस जगह के निवासी है। कालांतर में थोड़ी थोड़ी ये व्यवस्था उस समय भी थी कि जब हम कोई भी रिक्रूटमेंट का फॉर्म भर रहे हैं या कोई टेंडर भर रहे हैं, जहां ये पूछा जाता था कि आप कहाँ के निवासी, आपका निवास का पता, तो हम लिख देते थे भी मैं फला जगह का या फला जगह का, इस जगह का रहने वाला हूं। साथ में एक कॉलम आता था, लिखा जाता था निवास का प्रमाण। तो निवास के प्रमाण में आपको बिजली का बिल हो गया, आपका राशन कार्ड हो गया, पानी का बिल हो गया, या कोई प्रॉपर्टी हो गई, यह आपके उस एड्रेस को वेरीफाई करने के लिए लगाया जाता है। और आज भी फॉर्म में है, जहां केवाईसी अपडेट होता है, अगर आप देखेंगे तो केवाईसी में आपका अगर आइडेंटिटी मार्क पूछा जाएगा तो आइडेंटिफिकेशन में आपके चलता है बैंक का पासबुक, डीएन, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पासपोर्ट, ये आपके आइडेंटिटी के डॉक्यूमेंट है। आपके निवास के लिए आता है पानी का बिल, बिजली का बिल, ठीक है, राशन कार्ड या कोई प्रॉपर्टी का पेपर। तो ये वाली व्यवस्था पहले भी थी, कोई नई नहीं थी। लेकिन इस राज्य के निर्माण से पहले जब हम यूपी के भाग थे तो हमारे यहां से मूल निवास प्रमाण पत्र जारी किया जाता था। मेरा खुद का मूल निवास प्रमाण पत्र बना हुआ है, वो 1988 का बना हुआ है। उसमें भी प्रोसेस क्या था कि उसको जब हम अप्लाई करते थे एसडीएम के यहाँ पे, तो एसडीएम उसमें, क्योंकि वो मूल निवास प्रमाण पत्र जारी करने की जो अधिकारिता थी वो डीएम को थी, डीएम ने अपनी पावर को सबलेट किया हुआ था, या अपनी अधिकारिता उपखंड जो जिला मजिस्ट्रेट होते थे, जिनको हम एसडीएम बोलते हैं, उनको दे रखी थी। तो एसडीएम उसको भेजता था तहसीलदार को कि भी ये फला फला एप्लीकेशन आई है, आप वेरीफाई कीजिए। तहसीलदार भेजता था उस कंसर्न हल्के के पटवारी को, पटवारी उसमें जाकर के रिपोर्ट लिखाता था कि ये फला नाम से जो सर्टिफिकेट आया, इनके नाम से या इनके पिताजी के नाम से या इनके दादाजी के नाम से, ये इनकी पेरेंटल हायरार्की है, इस गांव में इनकी पुश्तैनी जमीन है, और जो यहां पे दर्ज है ये प्रमाणित किया जाता है कि ये इस जगह के मूल निवासी, चाहे वो उस गांव में नहीं भी रह रहा होता था। मैं उस समय राजस्थान में था और वो सर्टिफिकेट तब जारी किया गया था, उसमें प्रॉपर रिपोर्ट लगी थी। तो मूल निवास का जो है, मूल निवास इस बात का प्रमाण नहीं है कि आप वहां पे रह रहे हैं, वो इस बात का प्रमाण है कि आपका जो ओरिजिनेट है, ओरिजिनेट प्लेस आपका वो है। निवास प्रमाण पत्र जो है, निवास प्रमाण पत्र जो स्थायी निवास जिसको आजकल बता रहे हैं, स्थायी निवास का ये है कि आप यहाँ के परमानेंट रेजिडेंट हैं। ये दोनों चीजों में फर्क है। आप जहां स्थायी निवास पे रह रहे हैं वो निवास आपका परमानेंट प्लेस है, आप रह कहीं भी नहीं रहे। मूल निवास का वो है कि आप पुश्तों से वहां रहते हुए आ रहे, या पुश्तों से आपका वो प्लेस है, किसी जमीन आपकी है, कोई है, तो मूल निवास जो बनता था वो आपके पुश्तैनी आधार पर बनता था। इस आधार पर नहीं बनता था कि भी मैंने वहां पर जमीन खरीद ली और मकान बना लिया, 2-3 साल से मैं वहां रह रहा हूं और मैंने मूल निवास के लिए आवेदन किया तो मेरे को मूल निवास जारी नहीं होता था। मूल निवास उसी को जारी होता था जिसके पुश्तैनी जमीन वहां, तो वो अधिवास जो उसका था वो पुश्तैनी था। तो दोनों में फर्क ये है। अब मूल निवास की जरूरत क्यों पड़ती थी? जी बोलिए, मैं आपको सवाल नहीं, जारी रखिए, उसके बाद जारी रखिए, उसके बाद सवाल जो अगला है वो करूंगा, आप आगे बढ़े। हाँ,
तो अधिवास की जरूरत क्यों पड़ती थी? जो मूल निवास हम कहते थे कि भी हमें मूल निवास सर्टिफिकेट दिया जाए, मूल निवास सर्टिफिकेट की जरूरत क्यों पड़ती थी? बेसिकली हमारे यहाँ पे ये माना जाता था कि भी उत्तराखंड या जितने भी पहाड़ी राज्य हुए, इनको उस समय किसी न किसी की तरीके से या अलग परिषद बना करके या किसी भी तरीके से उनको प्रोटेक्ट किया जाता था। ये माना जाता था कि जो पहाड़ी क्षेत्र है वो पिछड़े क्षेत्र है। मूल निवास की व्यवस्थाएं भी ज्यादातर उन्हीं जगह पर लागू रही है, होने को अलग अलग जगह पर रही है, लेकिन थोड़ा सा वहां के लोगों में, सरकारों को भी इस बात की चिंता थी कि जो ये पिछड़े क्षेत्र है, यहाँ के लोगों की एक विशिष्ट पहचान रहे। तो मूल निवास जो बनाने का कारण था वो एक ये था, और इसी के चलते हुए आप कहीं भी देखिए, आप सेना में देखिए या जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेस जो होती थी, उनमें यहाँ के लोगों को एक स्पेशल कोटा दिया जाता था। हम लोगों के हाइट में हमको रिलैक्स मिलता था, हम लोगों को चेस्ट में उसमें रिलैक्स मिलता था, उसमें वेट में रिलैक्स मिलता था। कहीं कहीं कुछ बटालियंस ऐसी थी सेना की जिसमें एजुकेशन में भी फौज की रिलैक्स भर्ती मिलता। में। जी जी। अभी इसी संबंध में जो मूल निवास का है, वो रोजगार के संबंध की जो बातचीत आ रही है, जैसे हम लोग ये उत्तराखंड मूल निवास और भू कानून समन्वय संघर्ष समिति जो लेके आ रही है, इसका रोजगार के संबंध में क्लास डी और क्लास सी की भर्तियों के बारे में हमने जानकारी चाहिए। जैसे तमाम राज्यों में है, अभी एक खबर जो है कि नर्सिंग की करीब 1800 भर्तियां हैं जो शायद क्लास सी में आती होंगी, जहां तक मेरी जानकारी हो, जिसमें अभी ये है कि जो बच्चे पास हो गए हैं उनकी लिस्ट तो हो गई है, उनको नियुक्ति पत्र नहीं मिला। नियुक्ति पत्र सरकार द्वारा रोके जाने का कारण ये है कि खबर ये आ गई कि उसमें इस नर्सिंग की पोजीशन में जो खाली इसी राज्य के बच्चों को मिलनी चाहिए थी, जो क्लास सी और डी में थी, उसमें दूसरे राज्यों के बच्चों को भी लिया गया। तो अब सरकार ने शायद उसको रोक रखा है कुछ समय के लिए, कि अब जो एग्जाम के बाद रिजल्ट तो आ गया है, अब नियुक्ति पत्र देना है। वो नियुक्ति पत्र इसलिए रोका गया है कि करीब जो भी जितने प्रतिशत, अभी इसकी जानकारी नहीं है कि कितने बाहरी राज्य के बच्चे जो दूसरे राज्यों से भी भरा है। तो इसके जो रोजगार के संबंध में है, तो मूल निवास के रोजगार के संबंध में क्या फायदे विशेष करके, तो इस मुद्दे पे हम आना चाहेंगे जो हमारे युवाओं को जानने की जरूरत है। देखिए सर, ऐसा है कि रोजगार से अगर हम मूल निवास को जोड़ें, और ये सरकारों की भी चिंता होनी चाहिए थी कि भी हमारे स्टेट के जो ओरिजिनल लोग हैं, जो यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी रहते आए हैं, जो आर्थिक दृष्टि से संपन्न नहीं है और अपने स्टेट में रह रहे हैं, जो यहाँ की संस्कृति को, यहाँ की समाज को, यहाँ की ज्योग्राफी को, यहाँ के जो टोपोग्राफी है उसको समझते हैं, और उसको उन्हीं के द्वारा उसको राज्य को जिंदा रखा हुआ है। थोड़ा सा मैं इसको इधर ले जाना चाहूंगा, जो सोशल एस्पेक्ट हमारा है। मेरा मानना ये है, और अधिकतर लोगों का भी ये मानना होगा, कि जिस राज्य के निवासी अपनी भाषा, अपनी बोली, अपनी संस्कृति, अपने इर्द गिर्द का जो भी उसका ज्योग्राफिकल कंडीशन है, उनको अगर संरक्षित नहीं रख पाता है, तो उस समाज को नष्ट हो जाना होता है। ये एक दार्शनिक थॉट है कि अगर आप अपनी बोली भाषा को, अपने रीति व्यवहार को, अपने तीज त्योहारों को, अपनी संस्कृति को, अपने जो रीति रिवाज है या अपना जो आसपास का परिवेश है, अगर आप उसको नहीं बचा के रखते हैं, तो आपकी एक पूरी की पूरी पीढ़ी खत्म हो जाएगी। आने वाले समय में आप इस चीज का कोई नाम नेवा नहीं रहेगा कि भी हमारे यहाँ की बोली क्या थी, हमारे यहाँ की भाषा क्या थी, हमारे वहाँ का परिवेश क्या था, हमारे लोग किस तरीके से उस पर्यावरण से सामंजस्य बिठा करके किस तरीके से उसको बचाए हुए थे। तो मूल निवास का जो रोजगार से हम चीजों को जोड़ते हैं, उसका एक रीजन ये भी है कि भी मूल निवासी अगर यहाँ के रोजगार में रहेगा, यहाँ पे अगर वो अपनी सेवाएं देगा, तो वो अपने समाज से कनेक्ट रहेगा। मैं इसका उदाहरण ऐसे देता हूं कि एक नर्स है,
नर्स के लिए किसी बच्ची ने अप्लाई किया या नर्सिंग पोस्ट के लिए किसी लड़के ने भी अप्लाई किया, दोनों है, मेल नर्स भी होती है, फीमेल नर्स भी होती है, ठीक है। जी जी। एक पौड़ी का बच्चा है, उसने अगर अप्लाई किया, होम डिस्ट्रिक्ट उसने पौड़ी दिया और पौड़ी में ही उसकी पोस्टिंग हुई, तो वो अपने समाज से ज्यादा बेहतर कनेक्ट होगा, अपने समाज की समस्याओं को ज्यादा समझ पाएगा, अपने समाज को ज्यादा अच्छे बेहतर तरीके से सेवा दे पाएगा, क्योंकि वो वहां के लोगों से कनेक्ट है। दूसरा, इसके उलट अगर हम ये कहें कि हमने अगर ओपन कर दिया, मूल निवास की बाध्यता को खत्म कर दिया, तो राजस्थान का, तमिलनाडु का, बिहार का कैंडिडेट जब यहां आकर के सेवा देगा, तो ना तो वो हमारे समाज से कनेक्ट हो पाएगा, ना यहाँ की समस्याओं को जान पाएगा, ना ही यहाँ की जो सरकार है या जो सरकार की पॉलिसी है या जो लोगों की जन अपेक्षाएं हैं एक एम्प्लॉय से, जो राजकीय कर्मी से होती है, वो उनको भी फुलफिल नहीं कर पाएगा। उसके साथ में समस्या आएगी बोली की, उसके साथ में समस्या आएगी रहने की, उसके साथ में समस्या आएगी लोगों से तारतम्य बैठाने की। जब ये कोई बात फुलफिल कोई एम्प्लॉय नहीं कर पाता है, तो वो वहां से, नौकरी तो है लेकिन वो भागने की कोशिश करेगा। तो हमारे यहाँ पे इसके जो मूल निवास, जो मूल यहाँ के लोग हैं, उनको रोजगार में एंट्री नहीं मिल पा रही है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पे स्कूलों में शिक्षकों की समस्याएं हैं, अस्पताल में डॉक्टर्स और नर्सों की कमी है। जिस क्षेत्र में देखो, आप कहोगे कि हम ऑफिस में जाते हैं, जो हमारा पहाड़ी क्षेत्र है जिसके लिए हमने राज्य की मांग रखी थी, आपको हर जगह आपको कमी मिलेगी। आपको बिल्डिंग वहां पे मिल जाएगी, लेकिन और कहने को वो अस्पताल होगा, लेकिन उस अस्पताल में आपको डॉक्टर और नर्स नहीं मिलेंगे। अगर कोई आया भी तो साल भर वो वहां रहा और उसके बाद में उसने अपना वो जो जुगाड़ संस्कृति हमारे यहाँ पे है, और जो एक भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी जननी है, वो अपना जुगाड़ लगाएगा और मैदानी क्षेत्र को भाग लेता है, जहां से वो थोड़ा बहुत कोरिलेट कर लेता है। कारण कि हमारे यहाँ पे दो तरह की स्टेट की ज्योग्राफी है, एक तराई है, एक पहाड़। हम पहाड़ को देखें तो पहाड़ की भौगोलिक स्थिति, रीति रिवाज, संस्कृति, वार त्योहार वगैरह, वो हमारे तराई से बिल्कुल अलग है। लोग भी जो वहां पे है पहाड़ों में अगर जाएंगे तो एक समाज के लोग हैं, एक बोली भाषा के लोग हैं, एक रीति रिवाज के लोग हैं। आप तराई में जब जाएंगे तो आपको देश के कोने कोने से आपको लोग मिलेंगे, वहां वो सामंजस्य बिठा लेता है, लेकिन पहाड़ में नहीं बिठा पाता। तो इसका एक कारण ये भी है कि मूल निवास की जो हम मांग करते हैं कि भी हमारे यहाँ पे नौकरियों में जो रोजगार जो दिया जाए वो मूल निवासी को दिया जाए, और मूल निवास की व्यवस्था को रखा जाए, ताकि इस स्टेट को प्रोटेक्ट रखा जा सके। इस स्टेट को जो यहाँ की स्पेशलिटीज है उनको अक्षुण्ण रखा जा सके, उसके लिए मूल निवास जरूरी है। इसके पीछे का लॉजिक ये है, आप उसको ये मत देखिए कि भी ये केवल लोगों की मांग है कि भी मूल निवास होना चाहिए, लेकिन क्यों होना चाहिए उसके पीछे का रीजन ये है। एक और जो कई लोग ये बात पूछ रहे हैं, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी आ रही हाँ, जो कई लोग ये पूछ रहे हैं, क्या जब राज्य बनने की अवधारणा हुई थी और जब राज्य बना, तो जैसे सब लोग जानते हैं कि राज्य बना तो उसमें करीब पहले 26 फिर 3 करीब 29 संशोधनों के बाद ये राज्य मिला। जो मूल प्रस्ताव था राज्य बनने का, करीब आप अधिवक्ता हैं, वकील हैं अपने क्षेत्र के, तो अच्छी तरह जानते हो, आप राज्य आंदोलन से भी जुड़े रहे, तो ये अच्छी तरह इसके बारे में जानकारी है। तो क्या मूल अवधारणा में ये मूल राज्य बनने की, क्या ये मूल निवास था? क्या इसके बारे में डॉक्यूमेंटेशन था? क्या इसकी भी मांग की गई थी उस समय, या क्योंकि उस समय इतना प्रचार नहीं? हाँ जी, देखिए ऐसा है, हमारे यहाँ का जो राज्य का निर्माण हुआ उसका बेस कॉन्सेप्ट ही यहाँ के लोकल लोग थे। जी। जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई और 27% आरक्षण की उसमें बात की गई, जो युवाओं ने उस आंदोलन में प्रतिभाग किया था, वो प्रतिभाग इसीलिए उनकी जो बढ़ चढ़ करके भूमिका रही, वो इसीलिए रही कि भाई हमारा राज्य होगा तो हम सुरक्षित रहेंगे। यूपी में क्योंकि 27% आरक्षण जो किया गया था, वहां पे उत्तराखंड के लोगों को असुरक्षा थी कि भाई हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज नहीं बचेगी, हम अपने ही राज्य में बाहरी हो जाएंगे। उसी के चलते ये हुआ, जिस डेट में उत्तराखंड राज्य बना उसके साथ साथ में 2 राज्य और बने थे, 3 राज्य बने थे।
और तीनों ही अपनी अलग अलग विशिष्टियों के लिए पहचान रखते हैं। उत्तराखंड की अपनी एक विशिष्टि थी, छत्तीसगढ़ जो राज्य दूसरा बना उसकी अपनी विशिष्टि है, और झारखंड जो राज्य बना उसकी अपनी अलग विशिष्टि है। हमारे यहाँ का जो उस समय का पॉलिटिकल सिस्टम कहो, जो आज इस राज्य को बनाने का श्रेय लेते हैं, हमने बनाया हम संवारेंगे कहते हैं, या उस समय की जो फर्स्ट इलेक्टेड गवर्नमेंट आई, हमारे यहाँ पे किसी चीज को करने को लेकर के यहाँ के निवासियों के हितों को सुरक्षित रखने की विल पावर किसी भी गवर्नमेंट में नहीं रही, चाहे वो कांग्रेस की गवर्नमेंट रही हो, चाहे वो भाजपा की गवर्नमेंट रही। आप देखिए कि जो झारखंड बना, जो छत्तीसगढ़ बना, उन्होंने जो अपने एक्ट में शेड्यूल रखे थे, उनके भी एक्ट में ये शेड्यूल है, जैसे हमारे उत्तराखंड ऑर्गेनाइजेशन एक्ट में 24 और 25 सेक्शन में जो दोनों जाति और जनजातियों के हितों को सुरक्षित रखने की बात कही गई और 1950 से अधिवास को माना गया, वो सेम डेट भी वहां रही। और वहां आज तक ये ताज्जुब की बात है, आप अचंभित होंगे इस बात से कि वहां 1950 की कट ऑफ डेट है और उस चीज को लेकर के कोई विवाद नहीं जी, कोई विवाद नहीं है। हमारे यहाँ पे जो स्टेट बना, स्टेट बनने के दिन से ही हमारे जो यहाँ के जो लोग थे, जो लोकलाइज लोग थे, इस पॉलिटिकल सिस्टम ने, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने, यहाँ के जो पब्लिक सर्वेंट थे, उन्होंने उसी दिन से इस स्टेट के लोगों के साथ में छल करना शुरू कर दिया। मैं आज भी आपको बताता हूं, जो कल जारी हुआ है जीओ, जो सेक्रेटरी तो मैं नहीं कहूंगा, उनको प्रभारी सचिव है वो, उनके आदेश से जो जीओ जारी हुआ है, वो जीओ भी मैं अगर उनसे डिबेट करूं कि मेरे को ये बता दीजिए मूल निवास क्या है और स्थायी निवास क्या है, वो इसके बारे में क्लियर नहीं बता पाएंगे, क्योंकि सेक्रेटरी का काम हमारे यहाँ पे, मैंने दर्जनों फाइलें स्टेट सेक्रेटरीट में जाकर के छानी होंगी, पॉलिसी से रिलेटेड अदर चीजों को लेकर के। मैंने सेक्रेटरी की आज तक किसी नोटिंग में ये नहीं पढ़ा हो कि उसने अपना मंतव्य लिखा हो कि नहीं आपने ये गलत लिखा है, आप इसको ऐसे कीजिए। हमारे यहाँ पे अनुभाग से सचिवालय में जो एक अनुभाग अधिकारी है, या जो वहां पे जिसको हम सबसे नीचे का पद कहते हैं, समीक्षा अधिकारी, समीक्षा अधिकारी ने जो टीप लिख दी, वो टीप ऊपर सेक्रेटरी तक जाती है, सेक्रेटरी उस पर साइन कर देता है, जीओ जारी हो जाता है। ये परिपाटी इस स्टेट में। अब हमारे यहाँ पे ये सब चीजें गलत हुई क्यों? क्यों 1985 वाला आया, क्यों ऐसे जीओ जारी हुए? जैसे यही मैं एस राजू साहब का जीओ 2 अप्रैल 2013 वाली जिसकी बात कर रहा था, जिसमें कहते हैं कि हाईकोर्ट का फाइनल जजमेंट आएगा, उसके अंतर्गत रहेगा, तो आपको जीओ जारी करने की जरूरत क्या थी? तो ये सारा सब कुछ हुआ कि हमें जो पेरेंट हमारा स्टेट था यूपी से, जो हमें एम्प्लॉय मिले, वहां से जो चपरासी उस स्टेट में थे और यहाँ आकर के जो समीक्षा अधिकारी बने, अनुभाग अधिकारी बने, और यहां तक कि कुछ लोग अपर सचिव तक भी पहुंचे जो वहां पे क्लर्क हुआ करते थे। तो उन लोगों ने अपने राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये सारा खेल खेला कि उनके राइट प्रोटेक्ट ना हो, यहां का आदमी मजबूत ना। और उसी परिपाटी को आज हमारा पॉलिटिकल जो लीडरशिप है वो भी एक्सेप्ट किए हुए है। अधिकारियों का तो जो आईएएस है हमारे यहाँ पे, जो पीसीएस है, उनका तो कहना क्या, किसी ने भी खोल करके आज तक ये जहमत नहीं उठाई कि भाई पब्लिक से अगर 1950 की डिमांड आ रही है तो क्यों आ रही है, ये कहां तक जायज है, इसका लीगल एस्पेक्ट क्या है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसके बारे में क्या कहता है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है वो क्या कहती है, किसी ने भी रिव्यू करने की जरूरत नहीं समझी। उसका कारण दो है, पॉलिटिकल लीडरशिप के लिए पैसा, और जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है उसके लिए भ्रष्टाचार, कि कैसे अधिक से अधिक हम धनार्जन करें। स्टेट के जो यहाँ के लोग हैं उनके सरोकारों से उनको मतलब नहीं। तो इन चीजों को भी हमको समझना पड़ेगा कि जब तक कि जो एम्प्लॉई है, हमारे जो उत्तराखंड मूल कैडर के लोग हैं, वो भी इन चीजों को समझे कि उनका नुकसान केवल ये जनता का नुकसान नहीं है, ये उनके बच्चों का भी नुकसान। हर उस राज्य के मूल निवासी जो यहाँ पे पुश्तैनी रूप से रहते आए हैं, या जिनके फादर कभी बाहर चले गए फिर वो लौट करके आए, उस सब लोगों का ये नुकसान है जो 1985 की इन्होंने व्यवस्था दी।
तो यहाँ पे मेरा कहना है कि जो मूल निवास से, जैसे आप, मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल दूंगा, आप झारखंड की या छत्तीसगढ़ की समूह गौ की भर्ती को अगर आप देखेंगे, वहां पे भी ऑनलाइन सिस्टम है सारा, जैसे हमारे यहाँ पे यूकेएसएससी ने किया है, तो वहां पे भी ऑनलाइन सिस्टम है। वहां पे सीधे से जब आप किसी पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट का एडवर्टाइजमेंट आएगा, तो वो पोर्टल को अगर आप खोलेंगे, तो पोर्टल पे खुलते ही पहला सवाल आता है, आर यू रेजिडेंट ऑफ छत्तीसगढ़। उसमें दो ऑप्शन है, यस और नो। जैसे ही आप अगर यस करेंगे तो वो आपका रेजिडेंट नंबर मांगेगा। आपने डाला तो फर्दर एप्लीकेशन प्रोसीड होगी। जैसे ही उसने पूछा, नो किया, वो वेबसाइट उसको उठा करके बाहर कर। हमारे यहाँ पे ये व्यवस्था कभी नहीं बनाएगी। और इस चीज को लेकर के वहां पे अब थोड़ा सा सुगबुगाड़ बाहर वालों ने पिटीशन वहां हाई कोर्ट में डालना करना कहा है, लेकिन वहां पे वो एक ही चीज पे रिजेक्ट हो जाती है कि भाई जो यहाँ पे अधिवास है वो 1950 माना गया है, आप 1950 से यहाँ नहीं। शायद इसी संबंध में झारखंड ने कुछ केंद्र को एक प्रस्ताव भी भेजा है कि वो 50 की बात भी नहीं कर रहे हैं, तो वो तो शायद 1932 की, ये भी कुछ दिन पहले झारखंड सरकार ने केंद्र के लिए प्रस्ताव 2022 की विधानसभा से अपने पारित करके भेजा। देखिए मैं आपको बताऊं, वो केंद्र को इसलिए भेजा गया है, राज्य की विधानसभा कोई भी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जिससे स्टेट बनता है, उसमें कोई प्रावधान अगर दिया हुआ है और उस प्रावधान को अगर चेंज करना है, तो उस प्रावधान को चेंज करने के लिए वहां का जो विधान मंडल है, उसमें चाहे विधान परिषद है तो या विधानसभा है, जो भी एक सदनी या द्विसदनी जो भी व्यवस्था है, कोई भी कानून को अगर आपको पेरेंटल एक्ट में अगर चेंज करना है तो विधानसभा से वो प्रस्ताव पास होगा। वो एज ए बिल के रूप में होगा, उसको पास करके वो सेंटर को भेजेंगे। सेंटर को भेजने का मतलब ये नहीं है कि केंद्र सरकार को भेजा जाएगा, वो केंद्र सरकार को भेजेंगे एज ए उस एक्ट में अमेंडमेंट करने के लिए, जो पेरेंट एक्ट है, क्योंकि वो लोकसभा राज्यसभा से पास हुआ है, राष्ट्रपति ने उसमें नोटिफिकेशन दिया है। तो वहां पे जो नोटिफिकेशन है अधिवास का, उसकी कट ऑफ डेट 1950। तो 1950 के पहले अगर वो 1932 मांग रहे हैं, जो वो ठीक है, उनका अपना लॉजिक है, लेकिन जो हमारे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने जो व्यवस्था दी है, वो व्यवस्था दो केसेज है जिनमें उन्होंने कहा है, ये केसेज है, एक है केसेज नैना साहनी बनाम उत्तराखंड स्टेट है, और एक जो है ये है 2010 का नैना सैनी बनाम उत्तराखंड राज्य, और एक है प्रदीप जैन बनाम भारतीय संघ, 1984 का जजमेंट है, और कॉन्स्टिट्यूशन 3 जजेज बेंच का है ये। 22/6/1984 को इसमें जजमेंट हुआ। इसमें जस्टिस पीएन भगवती जी उस समय चीफ जस्टिस थे, उस समय का पारित है। तो आज तक जितने भी लीडिंग जो जजमेंट आए हैं, जिसमें कि 1950 की कट ऑफ डेट को कॉन्स्टिट्यूशनल ठहराया गया है, संवैधानिक विधिक ठहराया गया है, वो सारे के सारे जजमेंट जो है वो इन्हीं के बेस पे, और उसमें सीधे से ये कहते हैं कि देश में एक ही अधिवास की व्यवस्था है, क्लियर कट उन्होंने कहा है, और वह है भारत का अधिवास। और भारत का अधिवास जो माना गया है वो 1950 से माना गया। अब उसमें अलग अलग स्टेट में वो बाइफरकेट हो सकता है, कोई उत्तर प्रदेश का निवासी हो सकता है 1950 से, वो डिसाइड होगा आपकी पुश्तैनी से। उस पुश्तैनी में मतलब आपके ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे? लैंड से जी 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 भाई, जो पुश्तैनी निवास कर रहा होगा, अधिवास हम जब मूल निवास पर आते हैं कि मूल निवास किसका होगा? कोई जंगल में तो रह नहीं रहा होगा, जंगल में रह रहे होंगे, जंगल में भी जो रह रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ पे वन राज्य है, वो जंगल में रहते हैं, लेकिन वहां भी उनके अधिवास है, वो पेड़ों पे नहीं रह रहे, गांव है, उनकी अपनी बस्तियां हैं। तो वो कब से है उससे डिसाइड किया, तो उसकी जो कट ऑफ डेट बताइए भाई, किसी के पिताजी होंगे, पिताजी के दादाजी होंगे, दादाजी के
भी पिताजी होंगे, वो कितनी पुश्तों से एक हायरार्की हमारा वंशवृक्ष होता है ना, वंशवृक्ष से वो चीजें चली हुई है। तो उसी को देखते हुए जो 1950 की मैं बार बार बात कर रहा हूं, यहाँ पे जो 1985 लाया गया, ये 1985 भी चैलेंजेबल था। हमारी राज्य सरकारों की उस समय इच्छा शक्ति नहीं थी, उनके हित उसमें निहित थे कि अगर 1950 हो गया तो जो आज के दिन में हम हरिद्वार जिले का या उधम सिंह नगर जिले का जो स्वरूप देख रहे हैं कि ये दो जिले एक तरफ है और हमारा पूरा स्टेट एक तरफ है, देहरादून और आधे आधे देहरादून और आधे नैनीताल जिले को अगर हम छोड़ दें तो ये दो डिस्ट्रिक्ट ही हमारे पूरे स्टेट को कवर कर लेते हैं। आप जितनी योजनाएं हैं, स्टेट का बजट है, आप उठा के देख लीजिए किसी भी डिपार्टमेंट का, आपको सबसे ज्यादा बजट जो मिलेगा वो हरिद्वार और उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट का ही मिलेगा, जो कि प्योरली तराई के डिस्ट्रिक्ट है। इसमें आप पोस्ट भी अगर देखेंगे, इसमें अब जैसे जी, आप अगर वहां पे वोट परसेंटेज देखेंगे, वोट परसेंटेज भी देखेंगे, वहां की जो विधानसभाएं हैं वो इतनी संकुचित एरिया की, एरिया बड़ा नहीं है। ऐसे ही आप अगर विधानसभा के क्षेत्रफल के हिसाब से देखेंगे, जो धारचूला हमारी विधानसभा है, आप उसका क्षेत्रफल देखिए, कहां धारचूला कहां मुंशियारी। ऐसे ही हमारी अगर ऊपर की जो उत्तरकाशी साइड की विधानसभा है उनको देख लीजिए। आने वाले समय में अगर हो सकता है कि उत्तरकाशी और पुरोला विधानसभा एक हो जाए, तो ये बड़ी विषमता है। और जब तक आप मूल निवास को लागू नहीं करते हैं, ये विषमताएं भी खत्म नहीं। विषमताएं हमेशा देखो, ज्योग्राफिकल विषमताएं तो रहेंगी, लेकिन साथ साथ में ये भी चीज रहेगी कि एक स्टेट जहां के लोग अपने अधिकारों के लिए, अपने अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए, अपनी जमीनों को, अपने रोजगार को सुरक्षित रखने के लिए एक लीगल मांग के लिए आपको कह रहे थे, तो सरकार ने जैसा कल जियो जारी किया, इस तरीके के छलावे की चीजें होती रहेंगी। सरकारें रियलिटी को समझने को तैयार नहीं। इसी संदर्भ में जैसे आपने बात की थी, क्या कहते हैं, जो तराई नहीं कह सकते, जो हमारे बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो हमारे दूसरे राज्यों से लगे हुए हैं, जैसे उत्तर प्रदेश से आपका बिजनौर बिजनौर, सहारनपुर, उधर मुरादाबाद, तमाम हमारे राज्य से लगे हुए हैं जो की बात हो रही है। तो पिछले समय कुछ दिन पहले अनूप नौटियाल जी हैं, हमारे सामाजिक क्षेत्र में कार्यकर्ता, डेटा पे अच्छा काम करते हैं, उनका ये आया था करीब 30 लाख के ऊपर, मतलब 30 लाख के ऊपर वोटर की संख्याएं बढ़ी। जहां तमाम जगहों पे वोटर की संख्या में बहुत भारी कम इजाफा हुआ है, वहां सबसे ज्यादा इजाफा जो है उत्तराखंड में वोटरों की संख्या बढ़ी है। तो अगर पूरे देश की वोटरों की संख्या बोले तो उसमें सबसे ज्यादा, हम खाली हिमालयी राज्यों की बात नहीं कर रहे हैं। एक तरफ हम जो बोल रहे हैं कि हमारे गांव और पहाड़ खाली हो रहे हैं, जब पहाड़ खाली हो रहे हैं, गांव हो रहे हैं, तो ये वोटरों की, और वो हम ये बोल रहे हैं कि रोजगार की कमी के कारण, चाहे वो कृषि और तमाम विकास परियोजनाएं ना पहुंचने के कारण वो बाहर जा चुके हैं, मतलब राज्यों को छोड़ के बाहर। तो राज्य में जो ये बड़े हुए वोटर हैं वो कहाँ के हैं, ये प्रश्न उन्होंने करीब 7-8 महीने पहले भी उन्होंने उठाया था कि सबसे ज्यादा वोटर की संख्या। तो आपने जो बोला कि जो सरकारें आई यहाँ की, उनकी जिजीविसा नहीं रही मूल निवास की, तो क्या आप उसे संदर्भ में देखते हैं कि क्या ये पूरी तरह से वोट बैंक पॉलिटिक्स और साथ ही साथ दिल्ली और जो लगे हुए राज्य यूपी के बड़े नेताओं का हमारे राज्य में हित साधने का साधन बना कि मूल निवास को पूरी तरह से लागू नहीं किया गया? तो क्या इसी संदर्भ में है इस तरह की चीजें, बातें देखी जा सकती है? बिल्कुल बिल्कुल जो राज्य सरकार, जो राष्ट्रीय पार्टी उन्हें ऐसे बिल्कुल। आप देखिए, हमारा पड़ोसी राज्य है हिमाचल है, आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए, हिमाचल के लिए स्टेट ने, सेंट्रल ने जब उसका एक्ट बना, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, और पंजाब से जब हिमाचल अलग हुआ, तो वहां का जो पॉलिटिकल सिस्टम रहा, उन्होंने अपने निवासियों के हितों को सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने सबसे कहा कि भी लड़ाइयां जब भी लड़ी गई जी, 3 चीजों के लिए लड़ी गई। जो पुरानी कहावतें हैं, बोलना ठीक नहीं लगता, लेकिन फिर भी वो समीचीन है, इसलिए मैं बोल देता हूं। जितनी भी लड़ाइयां आज तक हुई है, जर, जोरू और जमीन, इन 3 चीजों की लड़ाइयां रही। तो चूंकि अब हम लोकतंत्र में है, कानून है,
तो अब लड़ाइयां जो है जर और जोरू की इतनी नहीं है जितनी जमीन की है। और हमारे यहाँ उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है पूरे भारत देश में जो संसाधनों से, अपनी भौगोलिक स्थिति के चलते सबसे मुफीद राज्य है लैंड ग्रैबर्स के लिए और धन्नाफेटों के लिए। आप हिमाचल में जाइए, आपके पास में कितना ही पैसा हो, आप कितने ही बड़े लैंड ग्रैबर हो, आप हिमाचल में जमीन पर कब्जा तो नहीं कर सकते। आप वहां पे जा करके जमीनों की एकदम से खरीद फरोख्त भी नहीं कर सकते। आप नॉर्थ ईस्ट में जाकर के, वो भी पर्यावरण की दृष्टि से या भौगोलिक दृष्टि से अगर देखें तो पहाड़ी राज्य है, आप वहां भी जाकर के ऐसा नहीं कर सकते। आप और छोड़िए पश्चिम बंगाल का जो दार्जिलिंग वाला या सिलीगुड़ी वाला एरिया है, आप वहां भी जाकर के ये नहीं कर सकते। वहां की स्टेट गवर्नमेंट ने भी वहां के लैंड्स वगैरह को प्रोटेक्ट किया हुआ है। हमारे यहाँ केवल एक उत्तराखंड राज्य ऐसा रहा है जहां की सरकारों ने या यहाँ की पब्लिक ने कभी भी ऐसे लोगों को अपना जनप्रतिनिधि नहीं चुना जो जनता के सवालों पे खड़े होते। यहाँ की पब्लिक ने ऐसे लोगों को अपना जनप्रतिनिधि चुना जिनकी चाबी कहीं और थी। उनका अपना कोई विचार नहीं था, उनकी अपनी कोई आइडियोलॉजी नहीं थी, उनका पब्लिक से वो कनेक्शन नहीं था कि भी वो पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं। वो काम कर रहे थे अपनी पार्टी के लिए, अपने नेता के। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं कहना चाहूंगा कि उत्तराखंड एक सॉफ्ट टारगेट है, चाहे वो आप पॉलिटिशियन के लिए कहें, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स के लिए कहें, चाहे वो यहाँ के जो माफिया बाहर के हैं जिनकी नजरें यहाँ की जमीनों पे है, या स्थानीय लोग जो उनको शेल्टर देते हैं। समाज में हर तरीके के लोग होते हैं, अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। तो यहाँ पे जो समस्याएं हुई हैं, कुछ कतिपय लोग ऐसे हैं जो अपनी न आने वाली पीढ़ियों की चीजों को समझते हैं, ना राज्य के सरोकारों को समझते हैं। तो जो नीचे की जगह में जो आबादी बढ़ने का अनूप नौटियाल जी ने जो सवाल उठाया है, वो वाजिब सवाल उठाया है। उसके दो रीजन। एक रीजन ये है कि हमारे जो पहाड़ी जिले, वहां से भी माइग्रेशन हुआ है, और दूसरा जो है, जो बाहर से आ करके यहाँ पे हरिद्वार, हमारे यहाँ पे मैक्सिमम जो इंडस्ट्री लगी है वो उधम सिंह नगर जिले में और हरिद्वार जिले में लगी है। थोड़ी बहुत देहरादून जिले में भी है, नैनीताल जिले में भी है, लेकिन जो मेजर उसका पोर्शन है वो हरिद्वार और उधम सिंह नगर में। तो जितने भी वहां से जो इंडस्ट्री वाले एम्प्लॉई हैं, जैसे किसी का प्लांट है महाराष्ट्र में, प्लांट है राजस्थान में, प्लांट है हरियाणा में, प्लांट है, तो उन्होंने अपने प्लांट के लिए यहाँ पे एक प्लांट ऐसा बनाया है। यहाँ पे प्रोडक्शन नहीं, पैकेजिंग प्लांट ज्यादा है, प्रोडक्शन कम है, पैकेजिंग प्लांट ज्यादा है या असेंबलिंग प्लांट है। वो उन सब के लिए अपने एक्सपर्ट जो एम्प्लॉई हैं वो बाहर से लेके आए। हमारे अगर उत्तराखंड का कहीं कोई बच्चा अगर काम कर रहा है तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आपको मिल जाएगा, छोटी मोटी चीजों मिल जाएगा, लेकिन जो मेजर पोर्शन है, जिनके पास में पैसा भी है, जिनको फैसिलिटीज भी कंपनी दे रही है, वो सारा का सारा स्टाफ, मैक्सिमम 90% जो स्टाफ है वो बाहर की स्टेट का है, जहां की उनकी पेरेंट इंडस्ट्री है। जैसे आप बजाज ऑटो को देखोगे तो बजाज ऑटो में आपके जितने भी ऑफिसर्स रैंक के जो वहां पे कंपनी में जो ऑफिसर मैनेजर है या प्लांट हेड है या जो पूरा रनिंग एक जो मैनेजमेंट है, वो पूरा का पूरा आपका पूना से या औरंगाबाद से आया हुआ है। ऐसे ही अगर हम टाटा में देखें तो टाटा में जो वर्कर क्लास है वो आपको लोकल मिल जाएगा, या आसपास के बरेली, बरेली या बिजनौर वगैरह यहाँ का मिल जाएगा, या उत्तराखंड का है जो पॉलिटेक्निक या ITI करके बच्चे हुए हैं, वो लोग वहां पे मिल जाएंगे। लेकिन जो वहां का टोटल मैनेजमेंट का जो स्टाफ रहेगा वो बाहर का है। उन्हीं मैनेजमेंट के स्टाफ की कुछ वेंडर कंपनियां यहाँ पे, वो काम भी कर रहे हैं कंपनी में, उन्होंने अपनी वेंडर कंपनियां भी बना रखी है। तो उन्होंने क्या किया, वेंडर कंपनियां बनाई, तो उन्होंने यहाँ के लोगों को एम्प्लॉय नहीं रखा, वो अपने लोगों को लेके आए जो वहां के स्किल थे। तो इस करके पॉपुलेशन बढ़ी है। दूसरा रीजन पॉपुलेशन बढ़ने का जो रहा है, वो सबसे बड़ा कारण में पलायन का जो मानता। हमारे आपके पुरखे पहाड़ में रहते आए, सब कुछ उन्होंने पहाड़ में रह करके एजुकेशन ली, सब कुछ ली। उस समय में यूपी के समय में डॉक्टर भी होता था, चाहे वो पनिशमेंट पोस्टिंग में आता हो। यूपी में जो सबसे किसी को पनिशमेंट अगर देनी होती थी तो उत्तराखंड के गढ़वाल या कुमाऊं मंडल में उसको भेज दिया जाता था।
जी। अपनी चॉइस से अधिकारी नहीं आते थे, पनिशमेंट पोस्टिंग में यहाँ आते थे, लेकिन यहाँ रहते करते थे, अच्छा तारतम्य उनका लोगों से था। उस समय पे पलायन इतना नहीं था पलायन, ऐसा नहीं कि नहीं था, उन्नति विकास के लिए सभी लोग भागे। लेकिन इस समय जो मेजर समस्या है, वो मेजर समस्या ये है कि हमारे यहाँ पे पहाड़ों में कार्मिक रुके, अपनी सेवाएं दे, इसके लिए कोई भी व्यवस्था राज्य सरकार ने नहीं की है। जिस तरीके की हमारी यहाँ की भौगोलिक स्थिति है, उसको देखते हुए राज्य सरकार को ये मैकेनिज्म लाना था कि जो भी एम्प्लॉय आप रिक्रूट कर रहे हैं स्टेट में, आपका चाहे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे आपका हेल्थ सिस्टम हो, चाहे आपका एजुकेशन सिस्टम हो, चाहे आपका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हो, या बैंकिंग, क्योंकि राज्य सरकार के अंडर में नहीं है, कोऑपरेटिव बैंक है, उनका हैंडल जो है वो राज्य सरकार के पास में है। राज्य सरकार ने आज तक के इतिहास में, जो 23 वर्षों का हमारा इतिहास है, उसमें ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की कि वो एम्प्लॉय वहां पे अपनी मैक्सिमम सेवाएं दे, ऐसी कोई बाध्यता नहीं करी। जबकि आप हिमाचल में अगर आप देखेंगे या नॉर्थ ईस्ट में अगर आप देखेंगे, तो वहां की स्टेट ने इस तरीके के कानून बनाए हैं या रेगुलेशन बनाए हैं कि एक एम्प्लॉय को अपनी सेवा का 15 साल उन रिमोट एरिया में देना है, उससे पहले नीचे आ ही नहीं पाएगा। हमारे यहाँ पे ये है कि आज एक एम्प्लॉय टीचर भर्ती हुआ, आज एक नर्स भर्ती हुई, आज एक डॉक्टर भर्ती हुआ, 1-2 साल की सर्विस उसने पहाड़ में की, जुगाड़ लगाया, मंत्री जी को किसी न किसी जरिए से इन्फ्लुएंस किया, वो चाहे पैसे से हो चाहे कैसे ही हो, वो उतर करके भाई साहब वो हल्द्वानी में या देहरादून में या उसके आसपास के क्षेत्र में अपना ठिकाना बना लिया, फिर वो पहाड़ चढ़ने का नाम नहीं लेते। तो पलायन का एक जो कारण है, जो जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं है, जो सुविधाएं जीवन जीने के लिए होनी चाहिए, जैसे एजुकेशन हो या हेल्थ सिस्टम हो, वहां पे ऐसे एम्प्लॉय कभी भी सरकार नहीं रोक पाई जो वहां के लोगों में विश्वास जता पाए कि मैं यहाँ रहूंगा तो मेरा जीवन बेहतर रहेगा, मेरे पास में संभावनाएं रहेंगी। तो ये इसके चलते भी पहाड़ों से हमारा पलायन हुआ है, जो नीचे किया है, जो अनूप नौटियाल जी की रिपोर्ट है, उसके ये 2 एस्पेक्ट। जी, मेरी आवाज आ रही है? शायद भी आ रही है। हाँ, वीडियो स्टिल हो रखा है, लेकिन ठीक है। तो चलिए इसी संबंध में, क्योंकि हम लोगों ने इसको मूल निवास को रोजगार के साथ जोड़ा, अपनी संस्कृति के साथ जोड़ा, हमने अपनी भाषा के साथ जोड़ा, हमने अपने अस्तित्व के साथ जोड़ा, हमने अपने राज्य के साथ जोड़ा, राज्य के अस्तित्व के साथ जोड़ा, तो क्या अभी भी कहीं ऐसी संभावनाएं लगती हैं? या जो मेरा मेन प्रश्न अब हम लोगों के लिए सवाल है, सवाल सरकारों, ब्यूरोक्रेसी और नेताओं पे नहीं है, तो क्या ये सवाल हम सब पे है, मतलब इस राज्य की जनता से? क्या वो इस बीच में कहीं हम सोए हुए रहे? क्या हम इस अधिकार के लिए लड़ने पे हम इस बीच में, आपका मतलब क्या कहना चाहेंगे? मैं खुद को भी शामिल करूंगा तमाम लोगों को, क्या हम इसके लिए अभी तक सोते? और हमने एक बहुत मतलब इस बीच में इस राज्य की जो, चाहे वो इसको डेमोग्राफिकल बोलो, चाहे बोलो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस आए हों, चाहे राज्य का जो पूरा बनाने की अवधारणा है और जो पूरा स्वरूप बिगड़ा है, तो क्या ये हमारी, हम लोग जिसे बोलते हैं हमारी इसके प्रति हमारा उत्साह नहीं रहा, हम लोग सोए रहे, हमारी उदासीनता रही इस पूरे प्रकरण के, इस पूरे मूल निवास और जो राज्य की अवधारणा पे था, जिसे हम लोग पहाड़ी राज्य, पहाड़ पे राजधानी, मूल निवास होना, ये तमाम चीजों पे कहीं हमारी उदासीनता है क्या हमारे समाज की? इस समाज की जब बात कर रहा हूं तो मैं उत्तराखंडी समाज की बात कर रहा हूं, इस राज्य के मूल निवासियों की बात कर रहा हूं। बेसिकली हम लोग अगर देखें तो यह राज्य 23 सालों में इतनी गलतियां कर चुका है, स्पेशली यहाँ की जनता ने कभी अपने सरोकारों को समझा नहीं। और उसके पीछे का एक रीजन ये नहीं है कि मैं जनता को दोष नहीं देना चाहता। हम जो उत्तराखंड के लोग हैं, हम पूरे देश में 2 चीजों के लिए जाने जाते हैं, एक अपनी ईमानदारी और दूसरा अपना भोलापन। जी, हमारा ये भोलेपन का परिणाम है कि हम ऐसे लोगों पे, अपने ऐसे पॉलिटिकल सिस्टम पे या ऐसे पॉलिटिकल लीडरशिप पे भरोसा करते गए अपने सरोकारों को लेकर के, जो शुरुआत से ही इस राज्य निर्माण के विरोधी थे। आप कहने को भले ही कह लें, हमारे सत्ता में बैठे या ऑपोजिशन में बैठे लोग ये कहते हैं हम उस आंदोलन में थे और हम ये थे, ये उस आंदोलन में तब आए जब इनको लग गया कि राज्य तो अब बनेगा।
तो केवल ये शकल दिखाने को वहां पे थे। मैंने कई उस दौरान में कई जो हमारे आज के दिन में सत्ता में बैठे हैं उन ऐसे लोगों को वहां देखा है जो शकल दिखाने को थे। दरिया किसी ने बिछाई, लाठी किसी ने खाई, डंडे किसी ने खाए, एलआईयू वगैरह जिनके पीछे पड़ी रही, उन लोगों में से एक भी आदमी ये नहीं था। तो ये हमारा भोलापन कहिए या हम लोगों का अति विश्वास कहिए सरकारों के प्रति, उसका ये परिणाम है कि आज हम इन सब चीजों के दुष्परिणाम झेल रहे हैं। क्योंकि हमारी जो लीडरशिप आज की रही है, जो लीडरशिप देखो नाम चेंज होता है, पार्टी की पॉलिसी हमेशा एक सी रहती है। और जो पार्टियां कैपिटलिज्म में चलेंगी, जिनके लिए येन केन प्रकारेण सत्ता को हथियाना रहा हो, मैं स्पष्ट तौर पर नाम लूंगा, चाहे वो भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, इनकी लीडरशिप का या इनकी पार्टी पॉलिसी सिर्फ एक है कि येन केन प्रकारेण आप सत्ता हथियाइए जी। तो इन लोगों का मोटिव कभी भी स्टेट के सरोकार नहीं रहे, क्योंकि जो लोग शुरुआत से ही राज्य के विरोधी रहे वो राज्य के उन्नयन के तो समर्थक नहीं हो सकते। वो अपनी पार्टी के उन्नयन के समर्थक हो सकते हैं, अपने नेताओं के उन्नयन के समर्थक हो सकते हैं, उनके अनुरूप पॉलिसी बना सकते हैं, लेकिन पब्लिक ओरिएंटेड पॉलिसी वो नहीं बनाएंगे। क्योंकि पब्लिक ओरिएंटेड जिस दिन पॉलिसी बनने लगी, इनका सारा रोजगार या जिसको हम कहते हैं फाइनेंशियल बैकबोन, आप चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव में 5-5 करोड़ 10-10 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, कहां से कर रहे हैं? आपके पास में कहां से पैसा आ रहा है? जब स्टेट फाउंड हुआ था आप कुछ नहीं थे। मैंने खुद अपनी आंखों से ऐसे देखा है, जिन नेताओं को मैंने फटी पैंट में देखा, आज के दिन में उनके एम्पायर है पूरे के पूरे। जो नाम से है वो तो है ही है, छद्म नामों से भी है। सुनते हैं कि इस स्टोन केसर में उस मंत्री की पत्ती है, इस स्टोन केसर में उस कोतवाल की पत्ती है, इस स्टोन केसर में या इस खनन के भंडारण में फला विधायक की पत्ती है, इस ठेके में विधायक बने हैं तो ठेका तो नहीं कर सकते, उनकी श्रीमती जी के नाम पे है, या उनके फलाने कोई प्रॉक्सी ठेकेदार उन्होंने खड़ा कर रखा है उसके नाम पे है। तो ये जो पैसा यहाँ पे आया है और धन बल के जरिए जो राजनीति या सत्ता कब्जाने का जो षड्यंत्र है, वो भी कहीं ना कहीं उस चीज का हमारे सरोकारों में चोट करने का वो रहा है कि उन्होंने कभी वो पॉलिसी लानी ही नहीं है जो जनता के सरोकारों को जिंदा रखे, जो इस स्टेट की अवधारणा को जिंदा रखे। जी, इसी संदर्भ में चलिए कुछ एक जानकारियां भी मैं अपने साथ के जो देख रहे हैं हमारे लाइव को, कारगती जी ने, क्योंकि वो विधि से जुड़े हुए, लॉ से जुड़े हुए हैं और एक्टिविस्ट भी हैं। अगर बोला जाए तो उन्होंने मूल निवास पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स पे काम किया है, उसके कानूनी पक्ष पे भी काम किया है और उन्होंने कानूनी पक्ष की जानकारी भी दी। इसी बीच की जो घटनाएं हैं जो जिसे युवाओं को समझना चाहिए, जो रोजगार से भी जुड़ी हुई थी, तो 3-4 घटनाओं के बारे में जो पिछले 3-4 वर्षों में घटी हैं, जो हम ना मूल निवास होने के कारण हमारे युवाओं का जो नुकसान हुआ, वो पहला कुछ एक पे जानकारी देते। अखबारों की खबरों में कहीं वो दब जाता है, कहीं कहीं पे अच्छे पत्रकार उठाते हैं। जैसे कुछ 1 आध साल पहले एम्स में भर्तियां आई, जिसमें वो क्लास सी और डी की भर्तियां थी। ये बोला गया कि 600 भर्तियां थी, बाहरी राज्य राजस्थान के लोगों को उसमें नियुक्तियां, चाहे वो मतलब अलाउ किया गया। तो पहली बात तो ये थी कि तो इस राज्य के 600 युवाओं को रोजगार मारा गया। दूसरा, यहाँ के जैसे आपने कारगती जी ने बात की कि नेताओं ने अपने को लगाया है। कुछ समय पहले ये भी खबर आई थी कि पूर्व में किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहिए, सरकार का भी नाम नहीं लेंगे, कि पूर्व में एक शिक्षा मंत्री थे जो अपने बिहार से आए हुए रिश्तेदारों को यहाँ का स्थायी निवास प्रमाण पत्र देके अपना शिक्षा विभाग में जिसके वो क्या कहते हैं मंत्री थे, उसमें 6-7 रिश्तेदारों को उन्होंने नौकरियां दी। जब उनसे पूछा गया तो बोला मैंने नियम के अनुसार कर दिया। तीसरी बात, अभी इसी बीच में ये घटना घटी, 1 साल हो गए हैं करीब, कि राज्य में पुलिस की भर्ती जो पहले जिलेवार होती थी, एक हमारा दूर का जिला है, बहुत सीमांत जिला, चमोली हो गया, पिथौरागढ़ हो गया, चंपावत हो गया, यहाँ पे जिलेवार कोटा था पुलिस भर्तियों का। अब वो एक सेंट्रलाइज पूल कर दिया गया। उससे नुकसान ये है कि मतलब आप जैसे बोलें कि करप्ट सिस्टम है, ब्यूरोक्रेसी करप्ट है और सत्ता जो है वो करप्ट है। तो उस करप्शन के कारण अगर पहाड़ का एक बंदा अपनी जमीन ही बेचेगा तो 250, अगर 10 नाली भी बेचेगा तो मुश्किल से 2 लाख भी नहीं मिलने वाले।
अगर वही दूसरे राज्य का अपना 500 गज या 600 गज भी बेचता तो 10 लाख। तो ब्यूरोक्रेसी को तो पहाड़ के लोगों से पैसा मिलना है नहीं, या करप्ट नेताओं को तो पहाड़ से पैसा मिलना है नहीं। तो वो 10 लाख के जो 10 लाख का एप्लीकेंट होगा उसको नियुक्ति देगा ना। तो मतलब थोड़ा 10 लाख के थोड़ा व्यक्ति सा को मैं हाँ, कल्याण जी, तो मैं वो सिर्फ इस संदर्भ में जी हमारी चर्चा ये जी करीबन करीबन 1 घंटे 5 मिनट की हो गई हाँ हाँ है, ठीक है, मैं इसी और संबंध में आपका थोड़ा सा धन्यवाद करूंगा। मैं केवल नहीं, धन्यवाद से पहले मैं थोड़ा सा एक इस क्वेश्चन से मैं केवल चर्चा पे एक सवाल छोड़ना चाहूंगा, जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स के लिए है, या जिन्होंने कल एक जियो जारी किया है सामान्य प्रशासन विभाग के प्रभारी सचिव और माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए। जी जी जो चाहे आप उसको मूल निवास कह लें, चाहे उसको स्थायी निवास कह लें, आपको उसकी कट ऑफ डेट 1950 रखने में क्या दिक्कत है, ये बता दें। जी जी आप 1985 रखी आपने, हमने सारी दिक्कतें इस पूरे 1 घंटे 5 मिनट का जो कार्यक्रम हमारा हुआ है, हमने सारी दिक्कतें आपको बता दी है। एम्प्लॉइज की दिक्कत बता दी है, व्यवस्थाओं की बता दी है, करप्शन का बता दिया, सब कुछ हमने बता दिया है। सरकार केवल इस चीज का जवाब दे दे कि जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कॉन्स्टिट्यूशन बेंच थी, उसने पूरे राज्य में, पूरे देश में जो अधिवास की तिथि कट ऑफ डेट मानी है वो 1950 मानी है। जी केंद्र सरकार भी उसको 1950 मानता है। हमारा जो यूपी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है, जिससे हमारा स्टेट फाउंड हुआ है, वो भी 1950 मानता है। सरकार को निवास में, हम कहते हैं आप स्थायी निवास ही दे दीजिए, मूल निवास मत करिए उसको। निवास की कट ऑफ डेट 1950 से लागू करने में, उसके आधार पर निवास प्रमाण पत्र देने में क्या दिक्कत है, सरकार ये बता। कोई अधिकारी बता दे, इनका विधायी विभाग का कोई सेक्रेटरी हो वो बता दे, मुख्यमंत्री जी बता दे, उनके पास में दर्जनों सलाहकार है, पता नहीं क्या क्या अनसंट फौज उन्होंने भरी हुई है, ये सलाहकार फलाना ठिकाना, इतने दायित्वधारी बना दिए हैं। कोई एक बंदा ये खड़ा होके बता दे, कल के दिन में अखबार में स्टेटमेंट निकाल दे, हमारे भी इसमें भी लोग देख रहे होंगे, उनके नजरें रहती है हम लोगों के ऊपर कि ये लोग क्या कर रहे हैं, तो वो बता दे 1950 कट ऑफ डेट निवास की ये लागू करने में क्या दिक्कत। जी 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 चलिए, आप आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। हाँ जी जी, आपका ज्यादा समय भी नहीं लूंगा, हम खत्म करेंगे इसके 2 मिनट के अंदर। हमारे साथ प्रांजल जी जुड़े हैं। प्रांजल हमारी मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति के सदस्य हैं। तो इस संदर्भ में जैसे अभी कल सरकार का ये आया था कि ये तो स्टंट था, जब मूल निवास मिलता नहीं है तो कहां से मूल निवास लेके आए, जो उन्होंने कहा कि जिसके पास मूल निवास हो वो क्यों नहीं है, मैं देता हूं सर्टिफिकेट, मैं सर्टिफिकेट देता हूं, उसकी जांच करा ले, मेरे पास सर्टिफिकेट है मूल निवास का जी 1988 का बना हुआ है। तो मुझे अगर मैं जाऊं तो मुझे तो मूल निवास नहीं मिलेगा, मुझे स्थायी निवास ही मिलेगा ना। नहीं, ये मूल निवास इन्होंने, जो मैंने आपको जियो बताया, इनका 2 अप्रैल 2013 को जो जारी किया था एस राजू के साइन से, उसमें उन्होंने सिंपल सा ये लिख दिया, उसका सब पॉइंट नंबर 4 है, इसका सब पॉइंट इन्होंने लिखा है 7, जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने की दृष्टि से स्थायी निवास ही प्रासंगिक है। निवास के संबंध में अन्य शब्दों जैसे निवास करता है, सद्भावी निवासी है तथा मूल निवासी है को विचार और उपयोग में नहीं लाया जाए। ये जियो से खत्म कर दिया। ये मतलब सरकार ने कल वो है भ्रम फैलाने के लिए एक स्टंट खेला है। अगर आप ये जियो है, आप जियो नंबर नोट कर ले, अगर हमारे दर्शक नोट करना चाहें, मैं लिखा दे रहा हूं, जियो नंबर है 111/XVII-1/2013/01 इन ब्रैकेट 20/2013 दिनांक 2 अप्रैल 2013। इस जियो को पढ़ ले आप। ये है जाति के संदर्भ में, जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने के संदर्भ में। तो मैंने पहले भी कहा था कि जब जाति प्रमाण पत्र 1950 से जारी किए जाएंगे, ये व्यवस्था कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने 1950 की दे रखी है, केंद्र सरकार ने 1950 दे रखी है, तो यहां पर 1985 क्यों हुआ, और इस जियो में ये शब्दों का विलोप क्यों किया गया, उसी को बेस बना करके सरकार ने जो मूल निवास जारी करती थी, उस मूल निवास को स्थायी निवास में परिवर्तित किया। वो जातियों के लिए भी लागू किया, इनके लिए भी। और सबसे मजे की बात, उत्तराखंड वो स्टेट है जहां का प्रिंसिपल सेक्रेटरी, जो जाति SC ST निर्धारण का काम
राष्ट्रपति के नोटिफिकेशन से होता है या संसद के दोनों सदनों में बिल ला करके होता है, तब आइडेंटिफिकेशन होता है। इन महाशय ने बिगर राष्ट्रपति की संस्तुति की यहाँ पे एसटी की जातियां भी डिक्लेयर कर दी इसी जियो से। जी जी, इसमें तो अभी अलग बात करेंगे जब भी कभी बात चलेगी। समय होगा। तो ये महानुभाव, तो ये सरकार तो उस समय ऐसी रही, जो मेरा सरकारों के प्रति एक रोष रहा है, मेरे शब्दों में भी व्यक्त हुआ है कि इलीगल वर्क आप कर लेंगे, तमाम गैरकानूनी काम आप करेंगे अपनी कलम के द्वारा, लेकिन जिस चीज को हम कह रहे हैं कि आप 1950 से कट ऑफ डेट आपको रखने में क्या दिक्कत है, आप वो बता दीजिए, उस पर आप कभी काम नहीं करेंगे। आप दिखाइए ना, आप नोटिंग चलाइए कि 1950 सही है या 1985 सही है। अगर आप 1950 कर देते हैं, आपको कहां कौन आपका गिरेबान पकड़ता है, कौन सवाल उठाता है, वो लोग भी आइडेंटिफाई होंगे। मैं समझता हूं उत्तराखंड का कोई भी निवासी ऐसा नहीं होगा जो 1950 के ऊपर ऑब्जेक्शन करेगा, चाहे वो स्थायी निवास के नाम से जारी कर दे, मूल निवास के नाम से जारी कर दे, किसी के नाम से जारी करे। जो 1950 से पुश्तैनी रूप से यहां रह रहा था वो यहां का निवासी। जी जी, उत्तराखंड का निवासी होने का मतलब क्या हुआ? 1985 तो नहीं है। 1985 में 1985 का क्या इंसिडेंट है? ना स्टेट बना। 2000 से आप करते कि चलो 2000 से स्टेट फाउंड हुआ, 2000 से करते थोड़ा सा लॉजिक ये समझ में आता कि स्टेट फाउंड हुआ था इसलिए 2000 कर दिया। 1985 का क्या लॉजिक? और अगर कोर्ट के आदेश से हुआ तो आप गलत जो चीज थी, आप बाकी तमाम चीजों के लिए किसी नेता के खिलाफ, किसी मुख्यमंत्री के खिलाफ सीबीआई जांच की इंक्वायरी कर देती है हाईकोर्ट, आप सुप्रीम कोर्ट भाग जाते हैं तुरंत। तो अलग बताया, यहां आज ऑर्डर होता है, अगले दिन पिटीशन होती है। आपने ये गलत हुआ, इसके खिलाफ आज तक नहीं गया, नहीं गए, कोई बात नहीं। अब आपकी डबल इंजन की सरकार है, दोनों जगह में है, आप यहां से बिल पास करके भेज दीजिए, साहब हमारे यहाँ पे ये हो रखा है, आप अधिनियम बना दीजिए इसका, 1950 से लागू होगा, कौन रोक रहा है आपको? जी जी, तो मतलब ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो विधानसभा के पटल पे मूल निवास लेके आए। आप अधिसूचना जारी कर दीजिए। अगर कोई कोर्ट का ऑर्डर है तो कोर्ट के ऑर्डर को आप ठंडे बस्ते में डालने के लिए, उसको इग्नोर करने के लिए आप विधानसभा में बिल ले आइए, अधिनियम बना दीजिए। कौन सा कोर्ट आपको रोक रहा है? तो वो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि मूल निवास जो बोल रही है, जिम्मेदारी नहीं बनती, ये जिम्मेदारी का सवाल नहीं, ये जिम्मेदारी का सवाल नहीं है, ये सुचिता का सवाल है, ये सरोकारों का सवाल है। जी, सरकार कभी किसी चीज की जिम्मेदारी नहीं लेती ना। अगर सरकार जिम्मेदारी ले रही होती तो आज सीमांत जिलों में, हमारे पहाड़ी स्टेट के पहाड़ी जिलों में बिल्डिंग बना करके केवल उनको भूता नहीं छोड़ दिया जाता। सरकार जिम्मेदारी लेती कि मेरी वजह से ये भूता हो गए, मेरी वजह से ये एम्प्लॉय यहाँ पे नहीं है। सरकार जिम्मेदारी नहीं लेती, सरकार कहती है मैंने कर दिया। अब गलत है सही है, उस चीज को हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उन चीजों को सवाल उठाने पड़ेंगे। ठीक है, अब ये थोड़ा लाइव स्ट्रीम खत्म करने की तरफ आ गए, तो ये हमारे साथ प्रांजल जुड़े हैं जो हमारे मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति के हैं। तो सरकार का काफी दबाव था कि रैली स्थगित करो, बात करो, ये सारी चीजों पे दबाव आ रहा है। तो प्रांजल से हम बोलेंगे कि जो लास्ट आप इस बारे में लोगों को एक तरह से संदेश दें कि भारी से भारी संख्या में आप 24 दिसंबर को परेड ग्राउंड में सुबह 10 बजे जुटें, अपने मूल निवास की मांग के लिए कि सरकार पे दबाव बनाएं कि वो विधानसभा के पटल पे लाके आपका चाहे मूल निवास हो, चाहे वो भू कानून जैसे, उनको जल्दी से जल्दी पारित करे, जो राज्य बनने की अवधारणा थी वो पूरी हो। तो प्रांजल, आप अपनी बातें 1-2 मिनट में खत्म करें, क्योंकि कारगेती जी काफी लंबे समय से हमारे से जुड़े हुए हैं। प्रांजल भाई। धन्यवाद मनीष भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक्चुअली मैं चंद्रशेखर जी को सुन रहा था और बहुत अच्छे तरीके से, बहुत शानदार तरीके से उन्होंने इस गूढ़ विषय को हम लोगों के बीच में रखा और हमें बड़े आसान शब्दों में ये समझाने की कोशिश करी कि ये क्यों ज़रूरी है, किस लिए ज़रूरी है। और मैं चाहता हूँ आप इसी तरह के विमर्श और भी प्लेटफॉर्म्स पे शुरू करें और करगेती साहब को इसमें बुलाएं ताकि लोगों की समझ इस चीज़ को लेकर बढ़े। देखिए, ब्रह्मांड में जो एकम्स का सिद्धांत है वो कहता है कि कोई गूढ़ से गूढ़ चीज भी हो, मुश्किल से मुश्किल, टफ से टफ, कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड कोई समस्या हो, उसमें जो सबसे आसान एक्सप्लेनेशन होता है वही सबसे सही होता है, वही सही के सबसे करीब होता है। अब हम कैसे इस चीज को समझ सकते हैं?
हमारे पास जो है एक स्टेट है, उसमें हमारा एक कल्चर है, उसमें हमारी एक लैंग्वेज है, तो हम एक पर्टिकुलर एक ज्योग्राफी में रहने वाले एक पर्टिकुलर लोग बन जाते हैं। हम लोग जो है यहाँ पर हजारों साल से रहते हुए आ रहे हैं। वो हमारे पुरखों ने यहाँ पर छैनी हथौड़े से लेकर वो सीढ़ी नुमा खेत बनाए हैं, यहाँ पानी को संरक्षित किया है, वनों के लिए लड़ाई लड़ी है। और अब जब समय आया था कि हम लोगों को यहाँ पर इसके संसाधनों में थोड़ी भागीदारी मिले, तो उसी टाइम पर हम इस तरह के कानून यहाँ की सरकारें बना देती हैं जो उन्हें पॉलिटिकली फायदा पहुंचाती हैं। लेकिन हम जैसे लोग, जो युवा जो बाहर दिल्ली या मुंबई में इस तरह की नौकरियों में बड़े नारकीय, मैंने कई जगह देखा, बड़े मुश्किल में स्थिति में जी रहे हैं, उनको आने के सारे रास्ते यहाँ पर बंद हो जाते हैं। ठीक है, अब लोगों को ये समझना पड़ेगा। मैं सब लोगों से ये उम्मीद करता हूँ। कल एक झुंझुना छोटा सा हमें पकड़ाने की कोशिश करी है, जिसमें कुछ भी ये समझ ही नहीं आ रहा है कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। उनसे नहीं लिया जाएगा मूल निवास, जो जिनके पास मूल निवास है उनसे स्थायी निवास लिया जाएगा। भाई आप स्थायी उसकी व्यवस्था आप लाए क्यों? क्या संविधान में कोई भी ऐसा प्रावधान है जिसमें स्थायी निवास की कोई उसमें प्रावधान हो? कोई ऐसा प्रावधान नहीं है। और हम ये होता क्या है कि लोग अक्सर इस चीज को इस दिशा में ले जाने की कोशिश करते हैं कि साहब आप ऑल इंडिया उसमें एक डोमिसाइल होना चाहिए, सब लोग इक्वल हैं। हम सभी लोग इक्वल हैं, हम किसी के अगेंस्ट नहीं हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि जो लोग बाहर से आते हैं उन्हें भी अपने राज्यों में जाकर मूल निवास मांगना चाहिए, अगर वो ये व्यवस्था वहां नहीं है तो। अभी झारखंड ने 1932 का मूल निवास का अपने यहाँ उसमें अपनी विधानसभा में पारित कर क्या मुश्किल है? आप जो है उसको पास करके केंद्र में करिए और कहिए उनसे कि 9वीं अनुसूची में डालें, ताकि कोर्ट्स भी इसमें हस्तक्षेप ना करें। मैं यहाँ का मूल निवासी हूँ, ये कहने में क्या प्रॉब्लम हो रही है? सरकार एक दो मांगे हैं, इसी तर्ज पे एक सशक्त भू कानून बन जाए। हम विषम भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं, बॉर्डर एरियाज में रहते हैं, यहाँ पर एक सशक्त भू कानून लाना है। हमारे देहरादून जैसी जगहों पर ये बड़ा प्लेन एरिया है, हम चाहते हैं कि इंटीरियर में राजधानी बने तो गैरसैंण राजधानी बनानी है, एक विशेष राज्य का हमें दर्जा मिल जाए। इसमें ऐसा क्या गूढ़ तथ्य है जो सरकारों को समझ नहीं आता है? क्या केवल किसी के कहीं से चुनाव लड़ने की वजह से, जहां बाहर से आई हुई एक बहुत बड़ी जनसंख्या रहती है, केवल इस वजह से आप एक मूल निवास की व्यवस्था को खत्म कर देंगे और स्थायी निवास पे ले आएंगे? देखिए, मेरा कहना है सरकारें हमेशा से बहरी रही हैं। पॉलिटिशियंस आर देयर टू डिसअपॉइंट यू। आज नहीं तो कल वो आपको डिसअपॉइंट करेंगे क्योंकि उनके छोटे लालच हमेशा उसमें आड़े आ जाएंगे। मैं आप सभी लोगों से, आपके मनीष भाई, आपके इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सभी लोगों को ये अनुरोध करूंगा कि 24 दिसंबर को भारी से भारी संख्या में परेड ग्राउंड में आए, ठीक है, और हमारी बात सुने कि हम इस बारे में क्या कहना चाहते हैं। और इस एक जो बेसिक नीड है, और फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी क्या है? मोर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। हम इस क्षेत्र को और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन देना चाहते हैं। 1% से कम हमारी पॉपुलेशन है, तो अगर हम अपने ही राज्य में जो है इस तरह से एक डाइल्यूटेड स्थिति में रहेंगे, अगर हम इस तरह से वोट परसेंटेज यहाँ पर हम इधर उधर बिगाड़ कर जो है कुछ चंद सीटें उसमें उसके लालच में हम पड़ जाएंगे पॉलिटिकल, उससे तो इससे कोई फायदा नहीं होने वाला, किसी का हित नहीं होने वाला है। हम एक सशक्त भू कानून, मूल निवास 1950, गैरसैंण राजधानी, एक विशेष राज्य, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं मांग रहे हैं। और मेरे ख्याल से क्योंकि हमारे ही लीडर्स हैं जो हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो भी इन्हीं पहाड़ की इन्हीं क्षेत्रों से आते हैं, हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लॉजिकल है कि वो इस चीज को माने और इसको संविधान इस पे अपने विधानसभा में पास करें और फिर केंद्र को भेजें और प्रोटेक्ट करें पूरे दुनिया में, ऑस्ट्रेलिया में, लैटिन अमेरिका में। प्रांजल भाई, आरगेती जी लंबे समय से जुड़े हैं, खत्म करेंगे हम अपनी बातें। तो मूल निवास भू कानून संघर्ष समिति आपकी एक प्लेटफॉर्म है जिसमें इस राज्य के तमाम जो संगठन है, सामाजिक, मैं बोल लूंगा सोशल पॉलिटिकल संगठन है, वो तमाम इस संगठन, इस मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति के हमारे पार्ट हैं, सदस्य हैं। तो तमाम अपनी आइडियोलॉजिकल, तमाम अपनी राजनीतिक अवधारणा को छोड़ के इस मुद्दे के लिए 24 दिसंबर को जुटें। अगर आप इस बार नहीं जुट सके तो याद रखिए, ये आपकी जो राज्य की अवधारणा है वो तो पहले ही खत्म कर दी गई थी। ये राज्य का जो बना हुआ है, जो स्वरूप है, वो पूरी तरह से बिगड़ जाएगा। तो सभी को संघर्ष समिति बोल रही है, आओ, इतनी भारी संख्या में आना चाहिए कि जो आप लोग की मांग है वो सरकार जितनी जल्दी हो सके उसे, अगर आप नहीं आएंगे, अगर आपकी सड़कें खाली रहेंगी तो आपकी
संसद शून्य हो जाएंगी। आप सड़कों पे नहीं आए तो आपकी विधानसभा जो साल भर में खाली 12 दिन काम करती है, रिकॉर्ड है, वो आपकी बातों को नहीं सुनेंगे। तो इसी FB लाइव और को हम समाप्त कर रहे हैं। और सबसे धन्यवाद सबसे पहले हमारा चंद्रशेखर कार्ती जी, उन्होंने पूरे कानूनी और वैधानिक पक्ष को समझाया और इसके बारे में पूरी जानकारी दी। सभी का धन्यवाद। प्रांजल भाई और चंद्रशेखर कार्ती जी, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद मनीष भाई, थैंक यू वेरी मच। और मैं चाहता हूँ चंद्रशेखर जी आप भी अक्सर हमारे इस और प्लेटफॉर्म से भी जुड़े और इसमें गाइड करें। चलो प्रांजल जी, अभी कभी हम जब डिस्कशन करेंगे इसमें एक चीज और जोड़ी जानी है, जो हम सशक्त भू कानून की मांग कर रहे हैं, उसके साथ में एक सशक्त ट्रांसफर एक्ट भी, जिसमें कि दंड का प्रावधान हो। ये चीज भी अगर हमारे पहाड़ों को बचाना है, हमारे पहाड़ में अगर शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को अगर सही रखना है, वहां पे एनी टाइम अवेलेबिलिटी अगर रखी जानी है, तो एक सशक्त ट्रांसफर एक्ट का कॉन्सेप्ट भी हमको देना पड़ेगा। मेरे पास एक ड्राफ्ट पड़ा है बनाया हुआ, अगर सरकार उसको लागू करती है तो पलायन को ऐसे रोका नहीं जा सकता, क्योंकि वो हैबिट्स है, वो नेसेसिटी भी है, लेकिन जिस स्पीड से हो रहा है उसमें मैं समझता हूं कि अगर वो सारी एक्ट को वहां पर व्यवस्था लागू होगी तो 90% पलायन जो केवल सुविधाओं की वजह नहीं होने की वजह से होता है, वो रुकेगा। कभी बैठेंगे तो उस पर चर्चा करेंगे, उसका भी ड्राफ्ट मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। आप सभी का जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।